Good morning, class. Now we'll start the applications of Bernoulli's theorem. Okay. So applications are based on one of the special form of Bernoulli's principle. So actually, Bernoulli's principle is what? क्या होता है Bernoulli's principle? P plus half rho v square plus rho gh is equal to constant. लेकिन if the tube is horizontal, there is no effect of gravity, then we write P plus half rho v square is equal to constant. तो इस केस में प्रेशर और वेलोसिटी में कैसा रिलेशन होता है? इनवर्स. तो जो बर्नौलीज प्रिंसिपल के बर्नौलीज थ्योरम के एप्लीकेशंस हैं वो इसी फैक्ट पर बेस्ड हैं दैट ऑलवेज प्रेशर एंड वेलोसिटी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज सेपरेट बट हियर इन द एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम वी विल स्टडी दिस. ठीक है. तो बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं बर्नौलीज प्रिंसिपल के, बर्नौलीज थ्योरम के, लेकिन उनमें से एप्लीकेशंस 11th क्लास के एग्ज़ाम में डायरेक्ट नहीं आते. मींस आपसे ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि राइट दिस एप्लीकेशन, राइट दिस. सिलेक्टेड एप्लीकेशंस आते हैं जैसे NE2, NE3. तो जो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस हैं वही हमें स्टडी करने हैं यहाँ पर, और इम्पोर्टेंट 4 एप्लीकेशंस आर देयर. सो जो 4 सिलेक्टेड एप्लीकेशंस हैं वही आपको पढ़ने हैं, और उसके अलावा जो एप्लीकेशंस हैं लीव दोज एप्लीकेशंस. दीज एप्लीकेशंस विल नॉट बी देयर इन द एग्ज़ाम. वो ऑप्शनल हैं. तो यहाँ पर सबसे पहला जो एप्लीकेशन है, यहाँ जितने भी एप्लीकेशंस मैंने लिए हैं दोज ऑल द एप्लीकेशंस आर ऑफ थ्योरी टाइप. उनमें आपको थ्योरी में आंसर लिखना पड़ेगा, एंड दीज क्वेश्चंस में बी इन 2 marks और 3 marks in exam. Okay. So first of all, first application is working of atomizer और sprayer. तो स्प्रेयर की वर्किंग से आप सभी वेल नोन हैं कैसे वर्क करता है स्प्रेयर. तो पहले जो स्प्रेयर होते थे, अब तो स्प्रेयर स्विच या बटन के साथ में होते हैं, उसको प्रेस करने से स्प्रे रिलीज़ होता है. लेकिन पहले जो स्प्रेयर होते थे, जो ओल्ड वाले हैं, उनमें रबर बलून लगा होता था लेफ़्ट साइड में. रबर बलून के साथ उसकी वर्किंग होती थी. तो इफ़ वी सी द कंस्ट्रक्शन, तो ये डायग्राम दे रखा है एटोमाइज़र या स्प्रेयर का. द नेम इज़ एटोमाइज़र ऑल्सो. तो इसमें देखिए ये लेफ़्ट साइड में यहाँ पर ये रबर बैलून दे रखा है. रबर बैलून को जब प्रेस किया जाता है तो इस कंटेनर के अंदर जो फिल्ड लिक्विड होता है वो लिक्विड राइज अप कर जाता है. एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब है, टी शेप्ड अरेंजमेंट है, एक वर्टिकल ट्यूब है, और ये जिससे कनेक्टेड है दैट इज़ हॉरिजॉन्टल ट्यूब. ओके. तो जिससे रबर बैलून अटैच्ड है दैट इज़ हॉरिजॉन्टल ट्यूब. इसके साथ नीचे कंटेनर से अटैच करने के लिए जो ट्यूब ले रखी है दैट इज़ वर्टिकल ट्यूब. ठीक है. उसके बाद एक बार प्रेशर्स और वेलोसिटीज़ और जितने भी यहाँ पर सिम्बल्स दे रखे हैं उसको भी देख लेते हैं. तो सबसे पहले एयर बलून जहाँ लगा है, जहाँ पर रबर बलून लगा है, जहाँ एयर लिखा है वहाँ ये बी पॉइंट है. उसके अलावा जो ये हॉरिजॉन्टल वाली ट्यूब है, इस रीजन में आपका प्रेशर है P2. जहाँ पर आपका कंटेनर है वहाँ पर प्रेशर है P1. और यहाँ जो ओपनिंग है जहाँ से स्प्रे बाहर आ रहा है दैट इज़ नोज़ल N. ठीक है. तो इसकी वर्किंग कैसी होती है? इसकी वर्किंग में सबसे पहले रबर बलून को प्रेस किया जाता है. जब रबर बलून को प्रेस किया जाता है तो रबर बलून के अंदर जो फिल्ड एयर है वो हाई स्पीड के साथ, हाई वेलोसिटी के साथ इस हॉरिजॉन्टल वाली ट्यूब में फ़्लो होने लगती है. बहुत हाई स्पीड होती है. वो हाई स्पीड एयर जब ये हॉरिजॉन्टल ट्यूब में फ़्लो होती है तो पता है आपको कि व्हेन वेलोसिटी और स्पीड इंक्रीजेस देन प्रेशर इन दैट रीजन विल डिक्रीज. तो ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल वाली ट्यूब है इस रीजन में प्रेशर कैसा हो जाएगा? लो. तो जो प्रेशर P2 है दैट विल बी लो. वो प्रेशर P2 लो होता है. अब इसी से कनेक्टेड है आपकी वर्टिकल ट्यूब. तो जैसे ही यहाँ इस वाले पॉइंट पर प्रेशर लो होता है तो इससे कनेक्टेड ये जो रीजन है ये प्रेशर को बैलेंस करने के लिए P1 पर प्रेशर हाई है या फिर प्रेशर नॉर्मल है जितना था, और P2 वाले पॉइंट पे प्रेशर एकदम से लो हो जाता है. तो इस प्रेशर को बैलेंस करने के लिए यहाँ से इस वर्टिकल ट्यूब के थ्रू यहाँ से लिक्विड राइज होता है और इस वाले पॉइंट पर पहुँच जाता है.
और जैसे ही लिक्विड यहाँ पर पहुँचेगा, जहाँ पर ओपनिंग है, जहाँ पर जंक्शन है, जहाँ वर्टिकल ट्यूब हॉरिजॉन्टल से कनेक्टेड है, जैसे ही लिक्विड यहाँ पहुँचता है तो वो हाई स्पीड एयर के कांटेक्ट में आता है, और हाई स्पीड एयर के कांटेक्ट में आते ही वो फाइन स्प्रे में ब्रेक हो जाता है और यहाँ से बाहर निकल जाता है। अब टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ नोट्स, नाउ आई एम गिविंग द नोट्स ऑल्सो, क्योंकि आपको अगर आपके पास बुक्स अवेलेबल नहीं है या जो भी प्रॉब्लम है, देन यू कैन राइट द वर्किंग फ्रॉम हियर। और वर्किंग बहुत लिमिटेड है, जितने वर्ड्स आपको लिखना है उतने ही, नो एक्स्ट्रा theory is there. So look here in this figure, when the rubber balloon is pressed, the air rushes out of the horizontal tube, decreasing the pressure at P2, which is less than the atmospheric pressure P1 in the container. As a result, the liquid rises up in the vertical tube. When it collides with the high speed air in tube, it breaks up into a fine spray. ये वर्किंग आपको नोट डाउन करनी है. इट वॉज द first application of Bernoulli's theorem. Now coming towards the second application of Bernoulli's theorem, तो इसका जो नेम है that is aerofoil. एरोफॉयल एक्चुअली स्पेशल शेप होता है जो एरोप्लेन विंग्स का होता है. जिस तरह के एरोप्लेन विंग्स होते हैं उस स्पेशल शेप का नाम एरोफॉयल होता है. और वो स्पेशल शेप इसलिए होता है ताकि एरोप्लेन को लिफ्ट करने में, अपवर्ड्स मोशन में ईज़ हो. तो अपवर्ड्स मोशन ईजिली प्रोवाइड करने के लिए वैसे तो फोर्स है, लेकिन फिर भी जो शेप है दैट ऑल्सो हेल्प्स इन द फ्लाइंग अपवर्ड. ओके, सो एरोफॉयल या फिर एक दूसरे हेडिंग से आ सकता है लिफ्ट ऑफ एन एरोप्लेन विंग. ये सेकेंड एप्लीकेशन है बर्नौलीज थ्योरम का. अब सी द डायग्राम नाउ केयरफुली. आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि जो एरोप्लेन विंग्स होते हैं उनका शेप इस तरह से होता है. ये ऊपर वाला रीजन कर्व्ड और नीचे वाला प्लेन. जब एरोप्लेन मूव करता है, जब वो टेक ऑफ के लिए तैयार होता है और आगे बढ़ रहा होता है, व्हील्स की हेल्प से चल रहा होता है, तो सामने से आने वाले जो एयर के पार्टिकल्स होते हैं वो इन जगहों पे टकराते हैं. तो जो पार्टिकल्स यहाँ पर टकरा रहे हैं वो इस रीजन के थ्रू यहाँ तक आते हैं, ये वाली डिस्टेंस कवर करते हैं. और जो पार्टिकल्स यहाँ टकरा रहे हैं वो इतनी डिस्टेंस कवर करते हैं. बट इन बोथ द केसेस टाइम इज़ सेम. ओके, सेम टाइम में दोनों तरह के पार्टिकल्स यहाँ तक आ रहे हैं. तो सोचिए टाइम सेम है, ये ऊपर वाले पार्टिकल्स डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर रहे हैं, नीचे वाले डिस्टेंस कम कवर कर रहे हैं. तो सेम टाइम में जो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहे हैं उनकी वेलोसिटी हाई होगी. तो ऊपर की साइड जो वेलोसिटी है दैट इज़ हाई इन कंपैरिजन टू दिस बॉटम सरफेस. तो वही इस डायग्राम में लिखा है, ऊपर हाई वेलोसिटी और नीचे लिखा है लो वेलोसिटी. किसकी है ये? एयर पार्टिकल्स की. तो जब हाई वेलोसिटी है एयर पार्टिकल्स की तो वो क्या क्रिएट कर देंगे ऊपर? लो प्रेशर, बर्नौलीज प्रिंसिपल. तो जब वो लो प्रेशर क्रिएट करते हैं, नीचे वाला जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जितना पहले था, हाई प्रेशर. तो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, नीचे हाई प्रेशर है, ऊपर लो प्रेशर है. तो जिसकी वजह से हाई प्रेशर पुश करेगा ऊपर की तरफ एरोप्लेन विंग्स को, एंड एरोप्लेन कैन फ्लाई ईजिली विद द हेल्प ऑफ दिस शेप. ओके, तो ये है इसका एक्सप्लेनेशन. उसके बाद आपको थ्योरी कैसे लिखनी है, तो सबसे पहले तो आप थोड़ा सा एरोफॉयल को एक्सप्लेन कर देंगे. एरोफॉयल इज़ द नेम गिवन टू अ सॉलिड ऑब्जेक्ट शेप्ड to provide an upward vertical force. This upward force makes aeroplanes fly. Okay. अब इसके कंस्ट्रक्शन या वर्किंग पर आते हैं. As shown in figure, the cross section of the wing of an aeroplane looks like an aerofoil. The wing is so designed that its upper surface is more curved than the lower surface. As the aircraft moves, the air moves faster over the upper surface of the wing than on the bottom. According to Bernoulli's principle, the air pressure above the upper surface decreases than the pressure on the lower surface. The difference in pressure provides an upward lift called dynamic lift. तो remember this word also, dynamic lift के नाम से अगर आता है तो you should know कि dynamic lift किसको कहते हैं, जो मोशन है ये upward. Dynamic lift to the aircraft. Okay, so this was the second application.
थर्ड एप्लीकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी थ्योरी बेस्ड है, इसमें डायग्राम आपको बनाना नहीं है, डायग्राम आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ दे रखा है, डायग्राम नहीं पूछा जाता है। सो थर्ड एप्लीकेशन इज ब्लड फ्लो एंड हार्ट अटैक। ये एप्लीकेशन जो है दिस इज समवेयर रिलेटेड टू बायो ऑल्सो, क्योंकि ये जो डायग्राम है ये जो है वो पीसीबी स्टूडेंट्स ही बना सकते हैं, और इसलिए ये डायग्राम फिजिक्स में कंपलसरी नहीं है, डायग्राम यू कैन लीव, ओके। तो जो पीसीबी स्टूडेंट्स होंगे उनको पता भी होगा कि किस तरह की वर्किंग है, क्योंकि इसमें जो कुछ कॉम्प्लिकेटेड या टेक्निकल वर्ड्स आ रहे हैं वो बायो से लिए गए हैं। तो ब्लड फ्लो एंड हार्ट अटैक, तो जो फर्स्ट डायग्राम है ये हार्ट का बना रखा है, और इस फर्स्ट वाले डायग्राम में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक आर्टरी दे रखी है, ये आर्टरी, इसी का एक जूम डायग्राम राइट साइड में बना है। इस आर्टरी का नेम है कोरोनरी आर्टरी, और इसकी वर्किंग क्या है, ये हार्ट से कनेक्टेड है और हार्ट के थ्रू ये दूसरे ऑर्गन से कनेक्टेड है, और इसका काम है ऑक्सीजन और ब्लड को सप्लाई करना, ठीक है। अब ये जो आर्टरी है इसको अगर आप जूम करके देखें तो इसका शेप इस तरह से होता है। तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये कनेक्टेड है हार्ट से, और बाकी ये डिफरेंट ऑर्गन से कनेक्टेड है, तो इसका काम ब्लड और ऑक्सीजन को सप्लाई करना है। तो आप ये देख रहे हैं नॉर्मली जब ये कोरोनरी आर्टरी वर्क करती है तो ये वाला जो रीजन है ये फ्री होता है, इसमें एक अच्छी ब्रॉड ओपनिंग है जिससे ब्लड और ऑक्सीजन ईजिली मूव कर सकते हैं। लेकिन जो एडवांस्ड हार्ट कंडीशंस हैं उनमें कुछ इस तरह के जिन फूड आइटम्स आजकल जो है लिए जा रहे हैं जिनमें कोलेस्ट्रॉल होता है, जिनमें फ़ैट होता है, और जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें जो है वो आर्टरी के अंदर इकट्ठी होने लगती हैं, अकमुलेशन होना स्टार्ट हो जाता है इस वाले रीजन में। तो ये जो ऐसी चीज़ें हैं दोज आर नॉट गुड फॉर दिस आर्टरी एंड ब्लड। तो इसको बोला जाता है जो फैट और कोलेस्ट्रॉल का कलेक्शन है, इसके लिए एक स्पेशल वर्ड यूज़ करते हैं, आप इसमें देखेंगे प्लैक, PLAQUE, प्लैक। तो क्या होता है कि एडवांस्ड हार्ट कंडीशन में इस तरह के फूड आइटम्स लेने से ये जो आर्टरी है इसके अंदर प्लैक का कलेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, और प्लैक के कलेक्शन की वजह से क्या होता है, अब जो मेन वर्किंग है उसकी, यानी कि उसको क्या करना है, ब्लड और ऑक्सीजन को पास कराना है, तो उन चीज़ों के मूवमेंट में प्रॉब्लम होने लगती है, और हार्ट जब फोर्स करता है ब्लड को आर्टरी के थ्रू पास होने के लिए, तब क्या होता है कि इस कंस्ट्रिक्शन से ब्लड को निकलने के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम होती, कॉम्प्लिकेशंस है, उसको भी ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हार्ट ज़्यादा फोर्स लगाता है ब्लड को इससे पास कराने के लिए, और जब ज़्यादा फोर्स लगाता है तो प्लैक का थोड़ा अमाउंट उस जगह से हट जाता है और ब्लड यहाँ से निकलना स्टार्ट करता है। तो जैसे ही ब्लड निकलना स्टार्ट करता है तो ब्लड की वेलोसिटी बहुत हाई होती है, क्योंकि ऑलरेडी हार्ट ने बहुत फोर्स लगा रखा है, और ब्लड यहाँ से हाई वेलोसिटी के साथ बाहर निकलना स्टार्ट होता है। तो जब ब्लड यहाँ हाई वेलोसिटी के साथ निकलता है तो जो अगेन इट इज़ बर्नौलीज़ प्रिंसिपल कि जहाँ पर वेलोसिटी हाई होगी इस वाले रीजन में इनसाइड द आर्टरी, वहाँ पर प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है। तो आर्टरी के अंदर इनसाइड द आर्टरी प्रेशर विल बी लो, लेकिन आर्टरी के बाहर इस वाले रीजन में प्रेशर कैसा होगा, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है। तो ये जो बाहर वाला प्रेशर है ये अंदर वाला प्रेशर कम होने की वजह से पुश करता है आर्टरी को इनसाइड, इसकी वॉल्स इनसाइड पुश होती हैं। जब वॉल्स इनसाइड पुश होती हैं तो इसकी वजह से आर्टरी कोलैप्स करती है। जब ये कोलैप्स करेगी तो दोबारा दूसरे राउंड में फिर से ब्लड फ्लो कराने के लिए अगेन हार्ट को बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, फिर से वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी, प्रेशर डिक्रीज़ होगा, तो अगेन रिपीट कोलैप्स होता है। तो इस तरह से जो ये रिपीट कोलैप्स हो रहा है, बार बार कोलैप्स हो रहा है और फिर आर्टरी अपनी पोजीशन ले रही, तो इस तरह का जो फिनोमेना होता है ये रिपीटेड, ये कहलाता है वैस्कुलर फ्लटर। ऑल द वर्ड्स आई हैव रिटन देयर। तो वैस्कुलर फ्लटर जब बहुत हाई स्पीड के साथ होता है और बहुत बार बार होता है तो दिस में रिजल्ट इन हार्ट अटैक। ये रीज़न है हार्ट अटैक का। तो यहाँ पर इन एक्सप्लेनेशन, in persons suffering with advanced heart condition, the artery gets constricted due to the accumulation of plaque. ये word plaque है, due to the accumulation of plaque on its inner walls। तो artery की inner walls पर plaque का accumulation है,
The heart has to apply more force. That's why the speed of blood flow increases in this region. From Bernoulli's principle, the inside pressure drops and the artery may collapse due to external pressure. The heart exerts further pressure to open this artery and forces the blood through. As the blood rushes through the opening, the internal pressure once again drops, leading to a repeat collapse. This phenomena is called वैस्कुलर फ्लटर. तो ये वर्ड आ रहा है आपका वैस्कुलर फ्लटर, विच कैन बी हियर्ड ऑन अ स्टेथोस्कोप. हाँ, ये एक लाइन याद रखिएगा, स्टेथोस्कोप पे जो साउंड सुनाई देती है दैट इज़ ऑफ वैस्कुलर फ्लटर, और दिस में रिजल्ट इन अ हार्ट अटैक. तो हार्ट अटैक मतलब बायो का जो कनेक्शन है दैट इज़ ऑल्सो विद फिज़िक्स. उसका जो प्रिंसिपल है, जो उसका एक्सप्लेनेशन है दैट इज़ फ्रॉम फिज़िक्स. सो नाउ कमिंग टू फोर्थ एंड लास्ट एप्लीकेशन. ये बहुत कॉमन है, आपको पता भी होगा पहले से. ब्लोइंग ऑफ द रूफ्स ड्यूरिंग विंड स्टॉर्म. जब हाई विंड स्टॉर्म होता है तो आपने देखा होगा ऐसी वाली रूफ्स जो टिन शेड्स हैं, सीमेंटेड शेड्स हैं, वो ब्लोन ऑफ हो जाते हैं, ऊपर की तरफ उड़ जाते हैं. तो वो भी बर्नौलीज प्रिंसिपल पर बेस्ड है, क्योंकि इवन डायग्राम इज़ गिवन हियर. इसमें देखिए डायग्राम में कि जब हाई स्पीड एयर कहाँ से रश हो रही है, यहाँ से विंड स्टॉर्म, घर के बाहर ऊपर छत की तरफ जो स्पीड है एयर की दैट इज़ वेरी हाई, बहुत ज़्यादा स्पीड है. तो फिर ये जो ऊपर वाला प्रेशर है ये कैसा हो जाएगा, लो. ऊपर वाला प्रेशर कम है लेकिन रूम के अंदर वाला प्रेशर कैसा है, नॉर्मल. तो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो गया, P2 इज़ ग्रेटर देन P1. तो P2 पुश करेगा रूफ़ को ऊपर की तरफ, तो इस वजह से रूफ़ जो है वो ब्लोन ऑफ हो जाती है. तो यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन अगेन आई हैव गिवन. In this case, the high wind blowing over the roof creates a low pressure P1 in accordance with Bernoulli's principle. Roof के ऊपर pressure P1 कम हो जाता है. The pressure P2 below the roof is equal to the atmospheric pressure which is larger than P1. तो P2 P1 से बड़ा है. The difference of pressure P2 minus P1 causes an upward thrust and the roof is lifted up. Okay. So revise all these 4 applications, then the new topic will start on the next time. Thank you.